नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की काफ़ी मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उससे जो विचार निकले हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ लेख हैं, सारांश हैं, जो इस किताब के जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समझाते हैं। और मकसद यही है कि पैसे को लेकर ये जो दो बिल्कुल अलग नज़रिए हैं उन्हें समझा जाए। हाँ, ये दो नजरिए असल में लेखक के अपने पिता के हैं, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और उनके एक अमीर दोस्त के पिता जो रिच डैड हैं। और ये किताब यही दिखाती है कि दोनों पैसे को, काम को और यहाँ तक कि जिंदगी को भी कैसे देखते थे। तो चलिए इसे खोलते हैं। पहली बात जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी, किताब कहती है कि असली आर्थिक आज़ादी सिर्फ अच्छी तनख्वाह से नहीं मिलती। ये तो मतलब जो हम सुनते आए हैं उससे काफ़ी अलग है ना? फिर रास्ता क्या है? हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। किताब का जो मुख्य जोर है वो संपत्ति यानी एसेट्स बनाने पर है। मतलब ऐसी चीजें खरीदना या बनाना जो आपकी जेब में पैसा डाले, भले ही आप उस वक्त सीधे सीधे काम ना भी कर रहे हों। ये उस सोच से बिल्कुल अलग है जहां बस एक सुरक्षित नौकरी और महीने की तनख्वाह पर ही सारा ध्यान होता है। संपत्ति, एसेट्स, जैसे कि मान लीजिए कोई घर किराए पर दिया हो या स्टॉक्स में निवेश। और ये देनदारी यानी लायबिलिटी से कैसे अलग हुआ फिर? बिल्कुल, संपत्ति पैसा लाती है, जैसा आपने कहा, किराया या शेयर से डिविडेंड। वहीं देनदारी मतलब लायबिलिटी, वो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार का लोन है या क्रेडिट कार्ड का बिल जिसका ब्याज बढ़ रहा है। किताब यही कहती है कि अमीर लोग संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी लोग अक्सर देनदारियां जमा करते जाते हैं, कभी कभी तो ये सोचकर कि वो संपत्ति है, जैसे शायद एक बड़ी गाड़ी। अच्छा, तो ये सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं हुई, ये ज्यादा इस बारे में है कि पैसे की समझ कैसे बढ़ाई जाए और उसे सही जगह कैसे लगाया जाए। जैसे वो पुअर डैड वाला नजरिया शायद ये था कि खूब पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिले, जबकि रिच डैड का नजरिया था कि समझो पैसा काम कैसे करता है ताकि तुम पैसे से और पैसा बना सको, नौकरी हो या ना हो। एकदम सही कहा आपने। ये सोच को एक कर्मचारी बने रहने से आगे ले जाती है, आपको निवेशक या उद्यमी बनने की तरफ सोचने पर मजबूर करती है। और इसे समझाने के लिए लेखक बहुत सरल कहानियों और उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बताते हैं कि कैसे छोटी शुरुआत करके भी निवेश किया जा सकता है या अपना कोई साइड बिजनेस कैसे शुरू करें। ये सब ये जानना भी दिलचस्प है कि ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बताई गई है। क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए है या जो पहले से बिजनेस में हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत यही बताते हैं कि ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो वित्त की दुनिया में नए हैं, युवा लोग, या वो जो अपना कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं। असल में ये पैसे के प्रति आपकी मानसिकता बदलने के बारे में है। ये उन डरों और गलत धारणाओं को तोड़ने की कोशिश करती है जो हमें आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन एक आलोचना भी है, स्रोत में जिक्र है कि इसमें बहुत ठोस व्यवहारिक कदम मतलब कैसे करें वाली जानकारी थोड़ी कम है। क्या ये सिर्फ प्रेरणादायक ज्यादा है? हाँ, ये एक जरूरी बात है। इसे अक्सर एक क्यों करें किताब माना जाता है, कैसे करें वाली गाइड नहीं। ये आपकी सोच बदलने और अमीरों की तरह सोचने की नींव तो रखती है, पर शायद आपको विस्तृत निवेश रणनीतियों के लिए कहीं और देखना पड़े। ये एक तरह से एक शुरुआती चिंगारी है। तो कुल मिलाकर जो सार निकल रहा है वो यह है कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए अपनी सोच बदलना पहला कदम है। संपत्ति और देनदारी के फर्क को समझना और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना, ये शायद सिर्फ ज्यादा तनख्वाह पाने से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो संदेश साफ है। नौकरी की सुरक्षा पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय वित्तीय शिक्षा हासिल करें और ऐसी संपत्तियां बनाएं जो आपके लिए आय उत्पन्न करें, मतलब इनकम जनरेट करें। भले ही इसमें कदम दर कदम गाइड न हो, पर इसका बड़ा मूल्य इस बात में है कि ये उस मानसिकता को बदल सकती है जो अक्सर लोगों को एक ही वित्तीय दायरे में बांधे रखती है। और अंत में एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर जोर मानसिकता बदलने पर ज्यादा है, न कि ठोस कदमों पर, तो कोई व्यक्ति पैसे को अपने लिए काम करवाने के इस मूल विचार को लेकर अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति में उसे लागू करने के व्यावहारिक और ठोस तरीके कैसे ढूंढ सकता है, खासकर तब जब शायद शुरुआत करने के लिए संसाधन बहुत सीमित हों।